क्या हाफ लेक्चर आप देंगे और हाफ लेक्चर्स मैं दूंगी? क्यों, मेरी समझ नहीं आ रही आपको? या सर की याद आ रही है? चलें। अगर आप ये 10 डेज के लेक्चर्स अपने कंप्लीट कर लें ना, और फिर इन पे अपनी गौर फिक्र करें, दोनों पार्टनर्स जिनकी लाइफ्स में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं या फिर किसी भी किस्म का इशू चल रहा है ना, वट जहाँ भी आप हैं, 10 डेज के लेक्चर्स ये वाले, तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपके सुकून आ जाएगा आपकी ज़िंदगियों में, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और लाइफ को एक वे मिल जाएगा। साथ साथ अपने प्रीवियस लेक्चर सारे ना कंप्लीट कर लिया करें। आज इसी वजह से मैंने कहा कि हम लाइव सेशन रखते हैं। जब स्टार्ट करते हैं ना हम किसी भी चीज़ को, तो हम उसके लिए ना बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि हमें इंटरेस्ट बहुत डेवलप हो रहा होता है, उस चीज़ के लिए क्रेज बहुत होता है हमें, लेकिन कंसिस्टेंसी हर इंसान में नहीं होती। इसी तरह रिश्तों को लेकर भी, और इसी तरह जो है वो बाकी मामलात को लेकर भी, हमेशा देखें जो इंसान ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ अपने कामों को लेकर चल रहा है ना, वो बड़ा अच्छा पार्टनर बनता है। थोड़ा कर रहा है लेकिन डेली कर रहा है। इसी तरह लाइफ की अदर एस्पेक्ट्स में देखा जाता है कि जिसे आपने देखना हो ना कि कितना रिस्पॉन्सिबल है, तो वो भी आप देखें कि कैसे इस चीज़ों को लेकर चल रहा है। एक दिन करता है, हफ्ता हफ्ता उसको याद नहीं रहती उसने मैरिटल लाइफ में क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शो करनी ना, ये चीज़ होती है। इंसान कितना रिस्पॉन्सिबल है ये उसकी जो आदतें होती हैं ना, ये बताती हैं कि वो चीज़ों को लेकर कितना सीरियस है। जो इंसान कुछ सीखना चाह रहा है, उसने अपनी लाइफ में कोई चेंजेस लेकर आनी है, तो उसी के लिए तो वो स्ट्रगल कर रहा है ना, बार बार पूछ रहा है, कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, या फिर काउंसलर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी दोनों तरफ से जो है वो एफर्ट्स पुट होती हैं। तो टॉपिक भी हमारा ये, कम्युनिकेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं उनको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाए। यानी हम बोल रहे हैं लेकिन एक दूसरे को हर्ट किए बगैर, ये पॉसिबल है। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, कि बोल तो रहे हैं लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि कहाँ पे बोलना है, कैसे अपने वर्ड्स का चुनाव करना है। आपने अपनी वाइफ को, अगर आपकी शादी को ना फॉर एग्जांपल 10 साल भी गुजर चुके हैं ना, लेकिन जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड होता है ना, क्योंकि 5-6 साल लगते हैं स्टेबिलिटी को, जो इंसान 5-6 साल अपनी लाइफ के गुजार लेता है ना, वो सारी ज़िंदगी मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया कि साथ ही रहते हैं। अगर मतलब किसी को ये ना हो दोनों में से कि हमने किसी और को चूज़ करना ना, वो फिर सारी ज़िंदगी साथ ही रहती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान में जो मैरिजेस का सिस्टम होता है ना, कहते हैं कि, कहते नहीं, देखा भी गया है, 5-6 साल लाइफ की मुश्किल होती हैं, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम के साथ रह रहे होते हैं ना, और जैसे ही वो फिर अलग होते हैं तो सारा कुछ स्टेबल हो जाता है अल्टीमेटली। तो आपने देखा होगा कि जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड होता है ना, यानी स्टार्टिंग के डेज होते हैं शादी के फ़ौरन बाद के डेज, महीना बड़ा सुकून का गुजरता है, हफ्ता उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त गुजरता है। स्टार्टिंग के 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये डेज बड़े अच्छे गुजरते हैं। सारी ज़िंदगी ऐसे क्यों नहीं हो सकता है ना। और उन डेज़ में, स्टार्टिंग के डेज़ में, जो आप अपनी बीवी के साथ आपका रवैया हो, और उनमें आप कोई ऐसे वर्ड्स का चुनाव कर लो कि जो उसको हर्ट करे ना,
या फिर आपकी बीवी आपके साथ ऐसे वर्ड्स का चुनाव कर ले जो आपको हर्ट करें, तो सारी जिंदगी इंसान को नहीं भूलते। और फिर उसको रियलाइज भी करवाया जाता है अगेन एंड अगेन, बिकॉज सेंसिटिव ये टाइम पीरियड होता है ना। अभी तो वो आपके घर आई है या आप उसके घर गए हैं और अभी आप एक दूसरे की लाइफ का पार्ट बने हैं। तो ये अगर हम अपने वर्ड्स से एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं यानी हर्ट कर रहे हैं ना, तो फिर क्या होता है, लाइफ टाइम के लिए वो वर्ड्स को हम भुला नहीं सकते। हमारी अगर किसी के साथ लड़ाई हो जाए ना, तो हम कहते हैं, हमारी सुलह भी हो जाती है, लेकिन हम कहते हैं ये तुमने जो वर्ड्स कहे थे ना मुझे, सेंटेंस, ये नहीं मुझे भूल रहे। और ऐसा इंसान जो पहले ट्रॉमा से गुजर रहा है, उसको तो अगर आप कोई वर्ड कह देंगे, उसको तो सारी जिंदगी वो उसी के रिवॉल्व उसकी लाइफ घूमती रहेगी। और इतना पेनफुल ये प्रोसीजर होता है। और ये जो लोग होते हैं ना इस तरह की मेंटेलिटी के, ये खुद को खुद ही तकलीफ दे रहे होते हैं। जितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी आपके अंदर होगी ना, आप अपने दुश्मन खुद ही होते हो। यानी आप वर्ड्स की गेम में ही घूमते रहते हो। तो इस तरह के जो सेंसिटिव लोग होते हैं, इनके दिल बहुत नरम होते हैं। जैसे चिड़ियों के दिल नहीं होते नरम नरम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ना, ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नरम होते हैं। ठीक है, तो ये लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये किसी के साथ बुरा करना नहीं चाहते। ठीक है, लेकिन ये अपने साथ काफ़ी कुछ कर लेते हैं। यानी अगर किसी ने कुछ कह दिया इन्हें, और पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है कि यहाँ पे तो हम बात करते हैं तो तंजिया अंदाज में कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और फिर जब हमारा इंटरेस्ट उस रिलेशन से ख़त्म हो जाए, तो तब हम ज़्यादा जो है वो बातों बातों में बातें काफ़ी सुना देते हैं और इशारे ऐसे दे देते हैं कि इंसान सोचता ही रह जाता है कि मेरे साथ हुआ क्या। और ये हर्टिंग ज़्यादा इस वजह से लग रहा होता है बिकॉज़ अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव और पकीज़ा और इस तरह से बनाया कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का लिबास होते हैं ना। तो इस वजह से फिर इंसान कहता है कि यार इतना अच्छा हमने टाइम गुजार लिया, इतना सेंसिटिव टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर लिया, और ये अभी भी मुझे इसी तरह के वर्ड्स सुनने पड़ेंगे। तो इस वजह से ये रिश्ता भी इसी तरह होता है। और आपका एक एक वर्ड, आपकी एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में, कन्वर्सेशन में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, यानी जो वर्ड्स का चुनाव यूज़ हो रहा है, ये आपकी पर्सनैलिटी को और नेक्स्ट पर्सन जो आपके साथ रह रहा है उसकी पर्सनैलिटी को शेप देती हैं। ठीक है, यानी मियाँ बीवी एक दूसरे की पर्सनैलिटी को अपने वर्ड्स के साथ, अपने करेक्टर के साथ शेप दे रहे होते हैं। तो हर इंसान में अल्लाह ताला ने ना कुछ अच्छी चीज़ें रखी हैं, यानी हर इंसान की कुछ इस तरह की करैक्टरिस्टिक्स होंगी जो दूसरे इंसान में नहीं होंगी। अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ बनाया दूसरे इंसान से, और हम इंसान हैं, ऑब्वियसली फरिश्ते तो नहीं है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि जो चीज़ें पसंद आएँ उनको उनको बार-बार याद करें, जो नहीं पसंद आ रही उनको इग्नोर करें। ठीक है? तो कोई भी जब भी मैरिटल सिस्टम हम देखते हैं ना, तो इन मैरिटल सिस्टम में ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। ठीक है, एक अच्छी मैरिटल लाइफ में और एक जो है कॉन्फ्लिक्ट वाली मैरिटल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस पैदा कहाँ से हो रहा होता है, ये हस्बैंड वाइफ अपने रिश्ते में खुद ही पैदा करते हैं। तो अगर हम अपने वर्ड्स को रिपेयर कर लें, अपनी प्रेजेंस को एक दूसरे के लिए रिपेयरिंग मैकेनिज्म के तौर पर यूज़ करें, तो ऑब्वियसली ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होने लग जाता है। तो मैरिटल जो सिस्टम होता है ना, वो फाइटर सिस्टम नहीं फिर बनता, फिर सुकून, रिपेयरिंग, एक दूसरे की प्रेजेंस सुकून देती है। जबकि शादी में अक्सर आपने देखा होगा कि 1 साल के बाद ना हस्बैंड वाइफ यानी वो हर टाइम तो एक दूसरे के साथ उठना बैठना होता है, तो इस वजह से ना वो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाह रहे होते, और अपनी नीड्स के लिए ज़बरदस्ती जो है वो टाइम स्पेंड करना पड़ता है। यानी यहाँ तक चले जाता है, हम इतना फेड अप कर लेते हैं अपने रिलेशंस को सिर्फ अपनी ही आदतों की वजह से।
तो हम ये नहीं सीख रहे कि यहाँ पे आपने आर्गुमेंट्स को, यानी जब आप एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं तो कोई आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग डिवेल्प नहीं हुई, लड़ाई स्टार्ट हो गई, तो आपने आर्गुमेंट कैसे विन करना है? ये तो हम अंडरस्टैंड कर ही नहीं रहे। हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जब डिसएग्रीमेंट हुआ ना, तो उस टाइम पे आप अपने रिलेशन को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? आप सारी दुनिया के लिए अच्छे इंसान हैं, आप अपनी वाइफ के लिए अच्छे इंसान नहीं है ना, तो आप ज़ीरो हैं, आपकी पर्सनैलिटी ज़ीरो है। ठीक है? क्योंकि जब एक इंसान की डेफिनेशन उसकी मैरिटल लाइफ के बाद पूछी जाती है ना, तो उसको डिफाइन जिसने करना है वो उसका पार्टनर होता है, मेल की तरफ से भी, फीमेल की तरफ से भी। ठीक है? तो ये जो हमारी कम्युनिकेशन है ना, ये ही पता ही नहीं होता लोगों को बोलना कैसे एक दूसरे के साथ। अब आपको मैं काउंसलिंग का ना बताती हूँ केस। मेरे पास लास्ट मंथ एक जो थी, स्टूडेंट भी कह सकते हैं, वैसे मेंबर भी कह सकते हैं, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। तो आपके सर है ना, वो मतलब फीमेल को मेरी साइड पे भेज देते हैं कि आप इनको करेंगे, मेरी वाइफ देख लेंगी। तो अच्छा, वो जो फीमेल थी ना, जब मैंने उनकी काउंसलिंग की, हिस्ट्री की, तो पता चला कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है? और केस क्या बताने लगी थी मैं, ये तो मेरे माइंड से निकल गया। अ, अच्छा, वो तो था ही। हाँ, वो बताने लगी थी कि वो जो, मतलब उनकी जब हिस्ट्री ली ना, उसने मुझे बताया कि जब मेरी शादी हुई ना, मेरे मतलब कज़न मैरिज थी, तो मेरी शादी जब स्टार्ट था ना, तो मेरे हस्बैंड को मैं बड़ी अच्छी लगती थी, इतने अच्छे वर्ड्स बोलते थे। मतलब मैंने उनसे कहा कि आप स्टेबिलिटी रखें, ऐसे ना किया करें, बिकॉज़ आप सारी ज़िंदगी इस चीज़ को लेकर नहीं चलते, तो आई वांट कि कंसिस्टेंसी रहे, तो इस वजह से स्टार्टिंग में मुझे इतना प्यार ना दें, ऐसा ना हो कि बाद में आप मुझे वैसे ही इग्नोर कर दें। और कहती यकीन करें, 1 मंथ बाद ही ये सारी गेम चेंज हो गई थी। तो मैं बहुत, मुझे हर्टेबल फील होता था कि व्हाट इज़ दिस। मैंने उनसे काफ़ी इस पे डिस्कशन की, प्यार से बात भी की। तो कहती, ये जो मुझे फील हो रहा था कि ये सारी जो इंटेंशंस है ना, वो डाइवर्ट हो रही हैं। तो एक दिन कह रही कि मैंने ना फ़ोन बाय मिस्टेक, मुझे आदत नहीं थी कि मैं ना फ़ोन चेक करूँ या नहीं, बाय मिस्टेक मैंने फ़ोन जो है वो पकड़ लिया और वो फ़ोन ओपन रह गया। तो वहाँ पे कह रही है कि 10 से 15 जो है वो मैसेजेस, और वो सारी की सारी फीमेल्स के थे, और मैं जो मैसेज करती हूँ या फिर मेरी जो वो होती हैं रील्स वगैरह, या कुछ इस तरह इंसान शेयर कर लेता है ना मैसेज, तो वो सबसे नीचे था, और वो 1 हफ्ता हो गया उसको रीड आउट नहीं किया गया था। और एक दूस कहती है कि वो जो चैट ओपन हो गई ना खुद ब खुद, उसमें इतने इतने प्यार से और इतने फ्लुएंट यानी वे से ना उसके साथ चैटिंग हो रही है, और अपनी वाइफ के साथ बिहेवियर मतलब ऐसा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो कह रही मैंने फेक आईडी बनाई फेक आईडी बना के मैंने अपने ही हस्बैंड को ना रिक्वेस्ट सेंड की, वो हमारी वो स्टार्ट हो गई, मतलब फ्रेंडशिप हो गई। उसमें ना मैंने उनके साथ बातें शुरू कर दी। तो कह रही घर में मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी के साथ वो इंसान, यानी उसका बिहेवियर इग्नोरेंट और ऐसे बात करता था जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं ना। लेकिन जो जब यानी मैंने मैसेज करना, तो उसने इतने प्यार से मेरे से बात करनी कि जैसे वो आदत होती है ना लड़कियों को भी होती है, लड़कों को भी, ऐसे प्यार से बात कर रहे होते हैं, अपना लहजा ही चेंज कर लेते हैं, अपना अंदाज बोलने का चेंज कर लेते हैं। जहाँ पे लड़कियों को पता चलता है लड़के के साथ कन्वर्सेशन हो रही है, लहजा ही बदल देंगी, ऐसे ही है ना। और जहाँ पे लड़कों को पता चलता है लड़की है हमारे पास कांटेक्ट में, वो भी अपना जो है वो एक्सेंट चेंज कर लेंगे। ये बहुत अजीब सा है। तो उधर भी ऐसा ही था। तो ऐसे क्यों करते हैं हम? हर बाहर वाले इंसान के लिए हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम अपने घर वालों के लिए अच्छे नहीं हैं। अच्छा, वो तो मैरिटल लाइफ में जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस स्टार्ट होती है, वो कम्युनिकेशन के लेवल पे ही होती है। हम अपनी वाइफ के साथ वो प्यार
प्यार के वर्ड्स क्यों नहीं यूज कर सकते? इसी तरह वाइफ अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं यूज कर सकती? भाई आप किसी के साथ जब बात करते हो, बहुत नरमी से, बहुत प्यार से, बहुत एहतराम से करते हो, लेकिन जब आप अपनी रिलेशनशिप में आपकी बातचीत हो रही होती है तो वो जान छुड़ा रहे होते हो। ठीक है, ओके, बात खत्म। दिस इज नॉट कम्युनिकेशन। आप किसी चीज को जबरदस्ती लेकर चलो, धक्का दो, और किसी चीज को प्यार से लेकर चलो तो समझ आ जाती है। नेक्स्ट पर्सन कोई जो है वो इस तरह से नहीं है कि अल्लाह ताला ने उसको सलाहियत दी है समझने की, परखने की। हम जानबूझ के करते हैं, हम जानबूझ के हम अपना रवैया ऐसा इख्तियार करते हैं कि अगले पर्सन को भी पता चले कि आप जो है ना यानी उसको क्या फील करवा रहे हैं। और जानबूझ के फील करवाया जाता है, ये कोई बाय मिस्टेक नहीं होता, ये जानबूझ के करवाया जाता है। और हक समझते हैं लोग इसको अपना करवाना। कम्युनिकेशन अब आपकी फेल किस लेवल पे होती है? हम जो है ना अ, बात करते हैं एक दूसरे से अपने जख्मों की ज्यादा। ठीक है, और हम एक दूसरे को सुनते नहीं हैं। जहां पे उसने मुझे तकलीफ दी, मैं वो बात करूंगी। जहां पे उसने मुझे सपोर्ट दी, वो तो मेरी हिस्ट्री से निकल ही जाएगा। ठीक है, और ये मोस्टली फीमेल भी ऐसे करती हैं, हिस्ट्री से खत्म हो जाती है उनकी ये चीज। अरे इतनी देर पहले से आपको, डे फर्स्ट से लेकर, फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी को 5 साल गुजर गए हैं, 6 साल गुजर गए हैं, वो आपको सपोर्ट दे रहा है, वो आपको हर वे से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। वो नहीं याद रहेगा जो एक दिन ऐसा हुआ कि कम्युनिकेशन ठीक नहीं उसने की या सही वे से नहीं बोला, लेकिन वो पिछले 6 साल जो सही वे से बोल रहा है वो सारा कुछ भूल जाएंगे सिर्फ एक सेकंड में। और अपने जख्म, अपना दर्द जो है ना उसको एलेबोरेट करने लग जाएंगे। और मोस्टली मेल भी ऐसे करते हैं। तो जब आपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, जैसे हम किसी दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करते हैं ना, अपनी वॉइस चेंज करते हैं, अपना कम्युनिकेशन का स्टाइल चेंज करते हैं, और अपने आप पे ये सेंस क्रिएट करते हैं कि नेक्स्ट पर्सन मुझे सुनना चाहे। तो ये हम इधर भी करेंगे, कामनेस की स्टेज में जाएं। ठीक है, और एक दूसरे को प्यार से सुने। और जब हर्ट हो रहे हैं ना आप एक दूसरे से, तो इमोशनली, जो इमोशनल इफेक्ट है ना वो इसमें ऐड करें। अगर फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ आपसे हर्ट हुई है या फिर आप उनसे हर्ट हुए हो, तो उन्हें बताएं कि आपकी प्रेजेंस मेरे लिए मैटर करती है। अगर आप ऐसे ही रहेंगी तो मैं टूटता जाऊंगा। मेरा होना ना होना सिर्फ आपकी वजह से, आप मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट रखती हैं, या आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इसी तरह वाइफ बताएं। हम इमोशनल फैक्टर ऐड नहीं करते, हम डायरेक्ट जो है वो इंसल्टिंग फैक्टर की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते टूटते हैं। इमोशनली इस टाइम पे ना जितनी इमोशन की ज़रूरत होती है ना, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। और मोस्टली फीमेल यहाँ पे गलती करती हैं, रोने लग जाती हैं। और अगर आगे से पार्टनर आपका मजाक बनाने वाला हो आपका, ठीक है, सपोर्ट ना प्रोवाइड करने वाला हो, वो किसी के रोने को रोना समझ नहीं रहा, तो यहाँ पे तो फिर आप अपनी वीकनेस उसको शो करती हैं, और उसको और वो मिल जाता है इख्तियार कि वो आपके इमोशंस को बैड वे से लेकर चले। और जब हम खतरे में होते हैं तो तब हम क्या करते हैं, अपनी प्रोटेक्शन इसको समझते हैं कि हमने शाउट करना है, ऊंचा बोलना है। अपनी जो वो होती है ना यानी बड़ापन, उसको हम एलेबोरेट करना चाह रहे होते हैं कि अगला बंदा आपसे डर के बैठ जाए। कोई कुछ कहना चाह रहा है? अजहर की आईडी से। बेटा अपने माइक जो है वो म्यूट रखें, लास्ट में हम क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है। कम्युनिकेशन गैप ब्रेक ना करें।
तो जो हमारे पास मैरिटल कम्युनिकेशन होती है ना, ये तब इफेक्ट हो रही होती है जब हम थक जाते हैं, जब हम इमोशनली ट्रिगर होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं। तो इस वजह से जब आप इन तीन कंडीशंस में हैं, तो उस टाइम पे अपने आप को कामनेस की स्टेज में पहले लेकर जाएं और अपनी बायोलॉजिकल नीड वो पूरी करें, फिजिकल नीड बाद में पूरी करें। यानी अगर आपको भूख लगी है तो आप जो है वो खाना खाएं, टायर्डनेस अगर आपको फील हो रही है तो रिलैक्स करें, इमोशन कोई आपको ट्रिगर कर रहा है तो अपने आप को पहले नॉर्मल स्टेट में लेकर जाएं। ठीक है। और अपने स्पाउस से आपने लड़ना नहीं है, अपने इमोशंस को हील करना है। ये इमोशंस की सारी गेम होती है, गुस्से में आकर एक दूसरे का साथ छोड़ने तक की बात चले जाती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं डिवेल्प होती, गिल्ट फील हो रहा होता है, तो जी मैंने आपके साथ नहीं रहना, मैंने आपको अपने साथ नहीं रखना, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती। ठीक है। तो एक दूसरे को छोड़ने तक बातें आ जाती हैं। यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, लड़ झगड़ के मामला हल नहीं होना, इमोशंस को ठीक करके मामला हल होना है आपका। इमोशंस की गेम को देखें, कैसे एक्ट कर रही है ये, फिर उसको अंडरस्टैंड करें। अल्टीमेटली आपके दरमियान जो ये कन्वर्सेशन का, कम्युनिकेशन का जो एक गैप डिवेल्प हो रहा है ना, या फिर ये हर्टिंग वे से आगे जा रहा है, ये ठीक हो जाएगा। जैसे हमें बचपन से ना ये पैटर्न सिखाया जाता है, वो फिर रेपुटेशन में हमारी ग्रोथ को इफेक्ट कर रहा होता है। अगर हमारे घरों में हमारे पेरेंट्स लड़ रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली ये चीज़ें बच्चों में जाएंगी। और अगर वो एक दूसरे को बुला ही नहीं रहे, साइलेंट पेरेंट्स, साइलेंट बच्चे, वो भी एक दूसरे के साथ अपना कम्युनिकेशन गैप नहीं डिवेल्प कर पाएंगे। ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप कंट्रोल करते हैं घर को, तो आपके बच्चों के अंदर भी वही चीज़ें डिवेल्प होंगी, वही पैटर्न्स डिवेल्प होंगे। तो हम बचपन से ये रहे होते हैं, फिर जब हम अपनी मैरिटल लाइफ में शिफ्ट होते हैं तो वो एज इट इज़ हमारे अंदर जाना शुरू हो जाती है। अब देखें कि नुकसान कहाँ से स्टार्ट हुआ है। इस वजह से कम्युनिकेशन पैटर्न आपकी इनहेरिटेंस लेवल तक जाके इफेक्ट कर रहा होता है। सिर्फ एक जुबान ही है ना, और फिर जो आप सोच रहे हैं वो है, हमसे यही कंट्रोल नहीं हो रहा होता। फिर हमारा फाइटिंग का एक स्टाइल होता है, अपनी आइडेंटिटी शो करना, अटैक करना, अपनी वॉइस को रेज करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, हार्श वर्ड्स का यूज करते हैं। ठीक है। तो जो दुनिया में सबसे ज्यादा वो इसको कंसीडर किया, जो अटैकर होते हैं ना वो ऐसा करते हैं, हम भी फाइट मोड में अटैकर बन जाते हैं। लेकिन एक्चुअलिटी में यहाँ पे जो आपकी इमोशंस थी ना, वो खौफ था, डर था, वो वो जो थी ना आपकी अनडिवेल्प्ड अंडरस्टैंडिंग थी, और एक दूसरे को ना समझना था। इसको हम हाइड कर देते हैं और अपने गुस्से को बढ़ा लेते हैं। फिर इस वजह से हमारी आवाज़ें बुलंद होती हैं, फिर एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। मुझे ना एक मतलब ना ये बहुत ज़्यादा याद आता है टाइम। ऐसे होता था कि जब मतलब स्टार्टिंग का टाइम पीरियड, जब हम बहुत छोटे होते थे, यानी 7th 8th क्लास में थी मैं,
और स्टार्टिंग का टाइम पीरियड ही होता है ना जब इंसान अपने पेरेंट्स को देखता है और फिर वो चीज़ें उसके अंदर भी आना शुरू हो जाती हैं। तो मेरी मम्मा को अक्सर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाया करता था और जब मेरी मम्मा गुस्से मेरे बाबा से बात करती थी, मेरे बाबा आगे से स्माइल पास करते थे और मैंने कभी देखा ही नहीं ज़िंदगी में कि मेरे बाबा को कभी गुस्सा आया और मुझे पता ही नहीं, इवन डैड की मुझे पता ही नहीं था कि मर्द को भी गुस्सा आता होता है। मैं ऐसे इन्वायरमेंट में मेरी परवरिश हुई है और मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि जो मदर्स होती हैं ना वो गुस्सा करती हैं, जो फादर होते हैं ना मेल जो होते हैं वो गुस्सा नहीं करते और वो बहुत प्यार करने वाले होते हैं। मतलब इस तरह का इन्वायरमेंट था हमारे घर का और मेरे फादर हर स्टेप पे मेरी मम्मा को हमेशा प्यार ही देते रहे। तो ये होता था कि जब उन्होंने उनकी तरफ गुस्से से देखा और कुछ कहा, उन्होंने आगे से स्माइल पास कर दी। विद इन अ सेकंड मम्मा का मूड नॉर्मल हो गया, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। ये हमारी जो है वो इसमें कमी होती है कि हम अगले बंदे को, ये इस्लाम भी तो हमें ये चीज़ें सिखा रहा है ना, इंसानियत का भी हक नहीं दे रहे होते। मतलब इतनी आगे तक हम अपनी बातों को ले जाते हैं ना, क्या मिलता है? आई डोंट नो कि क्या मिलता है ऐसे करने से। अपना तमाशा खुद ही बनाने से क्या मिलता है? अपनी लाइफ को खुद ही डिस्टर्बेंस की तरफ लेकर जाने से क्या मिलता है? टाइम वेस्ट ही है ना, और तो कुछ भी नहीं है। अपनी ईगो को आप जो है वो दिन ब दिन बढ़ा रहे हो, और तो कुछ नहीं है। फिर ये चीज़ भी इफ़ेक्ट करती है कि आप ज़्यादा देर तक साइलेंस इख्तियार करें, डिस्कशन ना करें एक दूसरे से, और जब आपका स्पाउस रूम में एंटर हुआ, आप रूम से फ़ौरन बाहर। यहाँ पे जो इमोशंस है ना बेसिकली वो क्या हैं, जो इमोशंस हम हाइड कर रहे होते हैं इन सेंसेस में, वो ये हैं कि हम जो है वो हेल्पलेसनेस फील कर रहे हैं, ना उम्मीदी की कैफियत है हमारी, लेकिन हम उसको प्रेजेंट नहीं करना चाह रहे और ना हमें प्रेजेंट करना आ रहा है। इसी तरह जब हम सप्रेस कर रहे होते हैं चीज़ों को या फिर एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे होते या अवॉइड कर रहे होते हैं कॉन्फ्लिक्ट से, तो यहाँ पे जो हमारी इमोशंस होती है ना जो हाइड होती हैं वो हैं कि हमें डर होता है कि अगर मैं बोली या बोला तो अगला इंसान मुझे रिजेक्ट कर देगा या फिर मुझे समझ ही नहीं पाएगा, गुस्सा करेगा। और ऐसे होता है अक्सर औक़ात कि फ़ीमेल अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती अपने हस्बैंड को और वो अंदर ही अंदर जो है वो अपने अंदर ही रखती हैं, सप्रेस करती रहती हैं। ये एक्चुअलिटी में हमारे हिडन इमोशंस हैं और उनको हमने देखें कि कहाँ तक हम उनको ले जाते हैं। फिर ये भी होता है। अच्छा, कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है जिसमें हम ओवर एक्सप्लेन करने लग जाते हैं और इमोशंस की कोई वैलिड, यानी वैलिड इमोशंस नहीं होते हैं, वैलिडेशंस ही नहीं होती इमोशंस में। और अपना जो लॉजिक है ना वो ऐसा यूज़ करते हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है।
बात कहाँ से उठा के कहीं कहाँ की कर दी, लॉजिक कोई और दे दिया। और मतलब अपनी जो वो होती है ना अंदर वाली चीज़ उसको छुपाना चाह रहे होते हैं। तो इसके पीछे भी हमारे इमोशंस होते हैं। इसमें जो हमारा इमोशन होता है ना, जो इमोशंस वर्क कर रहे होते हैं कि हम अपना कंट्रोल खो चुके होते हैं या खो रहे होते हैं। इस वजह से ये सारी चीज़ें डिवेल्प होती हैं। और ये कोई ऐसी चीज़ें या फिर ये जो सारा कुछ हमारी उसमें आ रहा होता है स्टाइल्स लाइफस्टाइल में, ये कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप कर लें कि आपका कौन सा इमोशन जो है वो आपको तंग कर रहा है, तो अल्टीमेटली आप इस गेम से निकल सकते हो। ठीक है, अपनी जिंदगियों को सुकून में लेकर आ सकते हैं हम। अब जो सबसे ज़्यादा खतरनाक हद तक कम्युनिकेशन हैबिट बिल्डअप होती है ना, वो ये होती है क्रिटिसिज्म। कहते हैं कि आप हमेशा ऐसे करती हो या आप हमेशा ऐसे करते हो, आपने तो कभी मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, आपने तो कभी मेरा ख्याल रखा ही नहीं, आपने तो कभी मुझे खाना दिया ही नहीं। ठीक है, ये जो हमेशा और कभी किया नहीं, ये जो है ना, ये बहुत बुरे वे से हमारी कम्युनिकेशन को डेंजरस लेवल तक वो कर रहे होते हैं डैमेज, और फिर ये हमारी हैबिट्स बन जाते हैं। इसका मतलब पता क्या है कि हम अगले बंदे के करेक्टर पे जाके बात कर रहे हैं, बिहेवियर पे नहीं। और जितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी ना, उतना ही ज़्यादा अगर आपने उस इंसान को आधा जुमला भी बोला ना, तो पीछे की और आगे की सारी कहानी वो खुद बना लेगा। और वो अपने आप को इतनी तकलीफ देगा, और ये उसके कंट्रोल में नहीं होता, बिकॉज उसको पता ही नहीं है मैंने अपने इमोशंस के साथ कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। वो अपने आप को तकलीफ देता है, और वो उस तकलीफ में फिर सारे घर को भी तकलीफ दे रहा होता है। और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस मोड होता है कम्युनिकेशन का। और ये आपकी हैबिट जब बन जाए ना, बहुत डैमेज करता है आपको। अब इससे भी ज़्यादा जो टॉक्सिक होता है ना, वो भला क्या होता है? टॉन्ट करना, मॉकिंग, टॉन्ट, अपनी आंखों से एक दूसरे पर्सन को ऐसे देखना कि जैसे उसको अभी खत्म कर देना है। इंसल्ट करना किसी की, बात कोई और हो रही है, बीच में बात कोई और कर देना। ठीक है, जिस तरह अक्सर ये हैबिट होती है हस्बैंड वाइफ में। हस्बैंड जो है वो उसको टॉन्ट करता है उसकी पेरेंट्स से रिलेटेड, और वाइफ जो है उसको टॉन्ट कर रही होती है उसके घर वालों से रिलेटेड। ये जो सिस्टम है ना कंटेम्प्ट का, एक दूसरे को टॉन्ट करना, यानी ये बहुत बुरा है। ये जब मैरिज के अंदर कंटेम्प्ट एंटर हो जाए ना, तो वहां से मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और एक ऐसा टाइम आता है कि इंसान कहता है बस ख़त्म, अब नहीं आगे चल सकता है इसको लेकर। इससे बचे, वो टॉक्सिक है ये। फिर अपने डिफेंस के लिए हम अपनी कम्युनिकेशन में विक्टिम प्ले कर रहे होते हैं, यानी अपने आप को ऐसे शो करना कि मेरे से ज़्यादा मजलूम कोई है ही नहीं। या अपने डिफेंस के लिए हम अटैक करते हैं एक दूसरे पे। ये भी आपकी कम्युनिकेशन को डैमेज करती है चीज़। अगर आप स्पाउस एक दूसरे के साथ विक्टिम कार्ड प्ले कर भी रहे हैं ना, तो इस सेंस में करें कि एक दूसरे को समझें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे उसको वीकनेस फील हो रही है, वहां पे आप उसकी स्ट्रेंथ बन जाएं। अंडरस्टैंड करें ना, जैसे एक बच्चे को पेरेंट्स अंडरस्टैंड करके प्यार करके समझा के फिर लेकर चल रहे होते हैं।
तो ये चीज़ हल हो जाती है, लेकिन हम करना नहीं चाह रहे ना, क्योंकि वो हमारे घर में हमारे लिए सब कुछ छोड़ के आई है। ये नहीं हमने समझना, इसको अंडरस्टैंड करना। इस वजह से हम इसको निग्लेक्ट करते हैं। हम कहते हैं कि हम भी तो बहुत कुछ कर रहे हैं। जहाँ पे अपना अपना देखा जाता है ना कि मैं भी बहुत कुछ कर रहा हूँ, या मेरे घर वाले भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस करें, वो कहती है कि मेरे घर वाले भी बहुत सेक्रीफाइस करें, मैं भी कर रही हूँ। तो ऐसे रिलेशंस नहीं चलते ज़्यादा देर। करना ये होता है, हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को देखना होता है। वो सारी दुनिया को देखने लग जाते हैं। फिर ज़ाहिर सी बात है, वहाँ पे या तो दुनिया एग्जिस्ट करेगी या वो दोनों करेंगे। फिर वो दोनों तो करते नहीं हैं, वो दुनिया वैसे ही चल रही होती है। फिर बाद में पछता रहे होते, ये क्या हो गया। ठीक है। अब जो साइलेंस है ना, ये भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। यानी आप एक इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हो, और अचानक से आप देखते हो कि हफ्ता गुजर गया, 3 दिन हो गए, एक दिन हो गया, ये कुछ बोल ही नहीं रहा। भाई बताए तो सही, मसला क्या है। तो ये भी आपकी कम्युनिकेशन गैप को बढ़ाती है, आपको जो है वो डिस्टरबेंस की तरफ लेकर जा रही होती है। और ये वर्ड से ज़्यादा हर्ट करती है। तो इस वजह से जहाँ पे आपको लग रहा है कि अब मेरा बोलने को दिल नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट आप एक दूसरे के लिए इतना तो सुकून बने कि अगर आप पूरी दुनिया के साथ आप बात नहीं कर रहे, वहाँ पे जाके आपको सुकून मिल रहा है, तो वो आपका स्पाउस है। आपको है कि कोई मसला नहीं है, अगर मुझे कम्युनिटी हर्ट कर रही है, मुझे मेरे पेरेंट्स मेरे घर वाले हर्ट कर रहे हैं, मुझे एक जगह पे तो जाके सुकून मिल रहा है ना, मैं उसको सारी बातें अपनी बताऊं। ऐसा तो एक दूसरे के लिए सुकून बन सकते हैं ना आप। क्या ऐसा सुकून भी नहीं बन सकते? अगर नहीं तो फिर बने ना, वरना आपका ये जो गैप है ये बढ़ता चला जाएगा। और अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि हम एक दूसरे को डिस्ट्रॉय किए बगैर, एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे की लाइफ को डिस्टर्ब किए बगैर किस तरह से लेकर चल सकते हैं मामलात को। ठीक है। जो हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है ना, उसके बारे में बातें किया करें। ठीक है। यानी जब आपने अपने स्पाउस के साथ बात करनी है, बिहेवियर के बारे में बात करें, जो चेंज हुआ है आपका, उसके करैक्टर तक, या उसके पेरेंट्स को ऐड करके, या फिर उसके पिछला जो उसका टाइम पीरियड था उसको ऐड करके टोंट नहीं करना। करैक्टर पे नहीं बात करनी, जो उस टाइम पे उसका बिहेवियर था, उस उस पे बात करनी है। और वो भी कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, मैं कहती हूँ यू आर वेरी केयरलेस। ये कैसा इफेक्ट कर रहा है आपको। इंस्टेड अगर मैं ये कह दूँ, जब आप मुझे बताए बगैर आते हैं तो मैं अच्छा महसूस नहीं करती। अपने स्पाउस को अगर मैं ये कह दूं, फिर ये कैसा महसूस होगा। ये कंफर्टेबल सेंस दे रहा है ना, ये कामनेस की तरफ लेकर जाएगा माइंड को। लेकिन अगर मैं ये कहूँ यू आर वेरी केयरलेस, आप हमेशा ऐसे ही करते हो, आपको ज़रा ख्याल नहीं है। अगर मैं ये कहती हूँ कि कोई मसला नहीं है, लेकिन आप मुझे बताकर तो इन मतलब बताकर तो जा सकते हैं ना, या फिर वैसे मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आज मुझे देर हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको पता है कि मैं पीछे से कितनी परेशान हो जाती हूँ। एहसास डेवलपमेंट करवाई है आपने, अगले बंदे को बताया कि आपकी इम्पोर्टेंस मेरे लिए कितनी ज़्यादा है। यही तो आपने फील करवाना होता है अपने रिलेशंस में एक दूसरे को, कि आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो या रखती हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया आपने, बात तो की, बात करने का थोड़ा सा अंदाज आपको बदला, तो आप एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हुई। वही बात अगर आप उसी वे से करते जिस वे से आपका करने को दिल कर रहा था, तो क्या होना था।
नफरत पैदा होनी थी। जबकि आपके अंदर क्या है, एहसास का जज्बा था। ये एहसास ही होता है ना, इसको सारी जिंदगी मर्द भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, औरत भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पाउस में से कोई आपके लिए ज्यादा केयरफुल है ना, तो वो उतना ही ज्यादा ये चाहेगा कि आप उसके करीब हों। ठीक है। और वो किसी की प्रेजेंस को आपके लिए बर्दाश्त नहीं करेगा, बट एवर वो पॉजिटिव सेंस में ही आप कर रहे हो, नहीं बर्दाश्त करेगा। वो कहेगा ये मेरा है तो ये मेरा ही रहेगा। लेकिन हम नहीं करते इसको एक्सेप्ट। अदर लैंग्वेज यही होती है हमारी कि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें उसको प्रिस्क्राइब नहीं करना होता। हमारी प्रिस्क्रिप्शन गलत हो तो हमारी चीज़ का फ़ायदा नहीं होता, हम उसको यूज़ भी करना नहीं चाह रहे होते, बिकॉज एक्सप्लेन ही अच्छे से नहीं किया ना, प्रिस्क्राइब ही नहीं किया हुआ उस पर। अब जो वर्ड है ना, अपने हमेशा हर टाइम, यानी अपने अपने आप, अपनी पेन को अपने आप को ही वो करवाना, नेक्स्ट पर्सन के लिए एहसास डिवेल्प करवाना, ये भी आपके रिलेशन को डैमेज करता है। यानी आई फील डैट कि यू आर सेल्फिश, आई फील डैट कि यू आर केयरलेस, आई फील डैट यू ऑलवेज इग्नोर मी। ये जो आई 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 होता है ना, मैं, आप, मेरे लिए, ठीक है, आप ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, ये भी आपके रिलेशन को डैमेज करता है। तो इसको चेंज कर लें। सेंटेंस वही रहना है, ठीक है, जो आप कहना चाह रहे हो वो वही रहेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज कर लो, कर लें। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं ये कह रही हूँ कि आई फील दैट यू आर सेल्फिश, इसकी बजाय मैं ये कह दूं आई फील हर्ट व्हेन माय नीड्स आर इग्नोर्ड। ये ज़्यादा अच्छा नहीं है? ठीक है। जब आप नहीं होते तो मैं ज़्यादा क्या महसूस करती हूँ, अपने आप को वीक महसूस करती हूँ। और अगर मैं ये कहूँ कि आप हमेशा ही ऐसे करते हो, आपको इसमें ज़रा भी पता नहीं चलता कि कब आना है या कब नहीं आना, ये ज़्यादा अच्छा था या फिर वो दूसरा सेंटेंस ज़्यादा अच्छा था? ऑब्वियसली दूसरा ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है ना हमारे इमोशंस को जाके, और वो हमें कामनेस फैक्टर दे रहा है। जब भी आपने अपनी फीलिंग्स को, यानी जो आपको हर्टेबल लग रही है ना, या आपको अच्छी नहीं लग रही, उसको आपने अपने स्पाउस को एक्सप्लेन करना है या बताना है, तो उसमें एहसास ऐड किया करें, उसमें उसकी इम्पोर्टेंस को ऐड किया करें। बात आप वही कर रहे हो, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंस ऐड कर दें, उसकी इम्पोर्टेंस जो कि आपके दिल में है ही है। फीमेल ये सारी चीज़ें पूछ रही होती हैं, उनका स्टाइल अलग होता है, लेकिन अगर उसको आप सेंसेबल वे से एक्सप्लेन कर दो, सेंसेबल वे से जो है वो बता दो, तो ऑब्वियसली पूरा सीन चेंज हो जाता है। जहाँ पे नफरत होती है वहाँ पे मोहब्बत आ जाती है। ठीक है। जहाँ पे जो है वो डिस्टेंस होता है वहाँ पे क्लोजनेस आ जाती है। और एक्टिव लिसनर लिसनर बने। लिसनिंग का ये मतलब नहीं होता कि
अच्छा, एक्टिव लिसनर बनने का मतलब होता है, लिसनिंग का पहले मतलब समझे। लिसनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा जो है ना वो रिप्लाई करने के लिए रेडी रहें। जैसे अगले बंदे ने बात की आप फौरन उसको रिप्लाई कर दें, दैट्स नॉट लिसनिंग। और और लिसनिंग का मतलब ये भी नहीं होता कि आप इंटरप्रिटेशन करने लग जाएं। और लिसनिंग का मतलब ये भी नहीं होता कि नेक्स्ट पर्सन बात कर रहा है आप उसके फैक्ट्स को करेक्ट करने लग जाएं कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे बात नहीं थी, ऐसे थी। लिसनिंग का मतलब क्या होता है, खामोशी से सुने, फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, फिर जो है वो रिफ्लेक्ट करें। क्लैरिफाइंग वे होना चाहिए आपका, चीजों को क्लियर करना है आपने। लिसनिंग का मतलब ये होता है। हम तो सारी जिंदगी लिसनिंग ही गलत करते आए हैं। हम फौरन से क्या करना है, रिप्लाई करना है, फौरन से अगले बंदे को जवाब देना है। और फिर जब कोई बात कर रहा है हमने उसमें जरूर इंटरप्ट करना है। फिर जब कोई बात कर रहा है हमने उसको कहना है कि नहीं ये तो ऐसे नहीं था। सुनने भी नहीं आता हमें एक दूसरे को, यहाँ पे हमें ये भी पता चला है। तो जो फीलिंग होती है ना एक दूसरे को सुनने की, ये अगर आपको हीलिंग नहीं दे रही ना, इट्स मीन दैट कि कोई फायदा नहीं है एक दूसरे को सुनने का। अपने वर्ड्स को जब आपने एक दूसरे के लिए बोलना होता है तो उसको थोड़ा सा जो है ना वो चेंज किया करें, पावरफुल भी बनाया करें उसको। पावरफुल इन दैट सेंस, जब आपने उसको सुन लिया, अब उसको एक स्क्रिप्ट भी तो देनी है ना। वो कैसी होनी चाहिए, वो उसमें पावर होनी चाहिए। पावर मीन्स वर्ड्स के वर्थ हो। बंदे को एक लाइन भी सुने ना वो, उसको पता चले कि मतलब मैंने किसी के साथ बात की है। जैसे हम जब काउंसलर के साथ बात करते हैं ना, काउंसलिंग सेशन जिससे ले रहे होते हैं या डॉक्टर के साथ बात करें, तो जब वो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं ना, उन गाइडलाइंस में जो वर्ड्स होते हैं ना, हम कहते हैं कि मजा आ गया, किसी ने कोई बात की है। और फिर अगर ये अफेक्शन हमें अपने स्पाउस की तरफ से मिले कि वो एक्सप्लेन कर रहा है, मुझे किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, तो मैं देखूं कि अगले बंदे ने कितने अच्छे वर्ड्स का चुनाव किया और उन वर्ड्स में वर्थ थी, यानी बात तो की है। एक बात वैसे भी हो सकती है, मैं कहूँ कि आप कोई भी वो हो सकता है ना सिनेरियो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि मैं आपको इसलिए सुन रही थी कि मुझे लग रहा था कि आप जो है ना वो अच्छा फील नहीं कर रहे या अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। और अगर मैं ये कहूँ कि हम एक दूसरे को प्यार से मोहब्बत से सुनते हैं, और अगर हम अपने आप को अच्छा महसूस करवाते हैं और हमारी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है, और अगर हम इसी तरह से अपने रिश्तों रिश्तों को जो है वो महफूज तरीके से लेकर चलना चाहते हैं, यानी मैं अपने वर्ड्स में इस तरह की वर्थ ऐड करूं कि जिससे अगले बंदे को महसूस हो कि ये इंसान ने कोई बात की है, तो वो अल्टीमेटली दूसरे इंसान के लिए भी पॉजिटिव और वर्थेबल चीज बन जाती है। हम वर्थ ना समझ रहे होते हैं
चीजों को। हम कहते हैं कि पैसा है, गाड़ी है, घर है, दैट्स वर्थ। ये नहीं वर्थ होती। वर्थ होती है कि अगले बंदे को आपने वर्ड्स में दिया क्या है। वर्ड्स में जो आपने बात दी होती है ना अगले बंदे को, वो उसको इनर स्ट्रेंथ जितनी देती है ना, वो बाहर की चीजें नहीं देती। एक इंसान के पास बहुत अच्छा घर है, उसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, यानी उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेंटल पीस नहीं है ना, तो वो जीरो है। जहाँ पे मेंटल पीस आपको मिल रहा है ना, वहां पे देखें, वाइफ की ग्रोथ देखिएगा, वहां पे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस देखिएगा, वहां पे देखना है आपने एक दूसरे के, जो स्पाउस है ना, उनके फेसेस पे कैसा होता है। तो ये जो वर्ड्स की स्ट्रेंथ है ना, इतनी ज्यादा है इंसान के लिए। देखें, और जब आपके इमोशंस बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट कर रहे हैं ना, तब आप क्या करें, खामोश। तब आपने खामोश हो जाना है। यानी जब आपको पता है कि मैं बोलूंगा, यहाँ पे मैं दूसरे बंदे को हर्ट ही करूंगा, तो तब आपने चुप करना है। उसको बताएं कि अब मैं बोलूंगा ना, तो मैं आपको तकलीफ दूंगा, इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए कि मैं अपने आप को ठीक कर सकूं। फिर जब ठीक हो जाएं, नेक्स्ट पर्सन आपका वेट कर रहा है कि वो आप ठीक होंगे तो उसके पास वापस आएंगे, जो उसको टाइम दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि घंटे बाद ना मैं आपसे बात कर लूंगी, तो मैं ठीक हो जाऊंगी। हर इंसान को पता होता है कि वो कब अपने इमोशन से जान छुड़ा सकता है। और ये इमोशन का जो टाइम पीरियड, जब हमने इमोशनल जो इंटेलिजेंस का कोर्स किया था, तो मैंने बताया था, जो स्टूडेंट शायद आप में से कोई हो, इमोशंस का टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू रिसर्च बहुत कम होता है, सेकंड्स में होता है। लेकिन हमारा वो होता है इसमें इख्तियार कि हम उसको घंटों में ले जाएं, महीनों में ले जाएं, या सालों तक ले जाएं। तो बता दें भाई, घंटे तक या 2 घंटे तक आप हो जाएंगे। साइलेंस को पनिशमेंट ना बनाएं, ना अगले बंदे के लिए जो है वो सजा दें उसको, या फिर या अगले बंदे के लिए जो है वो आप हर्टेबल इसको बनाएं। जैसे ये कहें कि आई प्रोमिस डैड कि मैं आफ्टर 30 मिनट आपके पास वापस आऊंगी या आऊंगा, और इस प्रॉमिस को फिर कंटिन्यू रखें। जैसे इंसान अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये करता है ना, कि एग्जैक्ट 30 मिनट बाद मैं तेरे पास आऊंगा, ऐसे हम कह देते हैं ना अक्सर। मेल्स ऐसे ज्यादातर कर रहे होते हैं। तो ये आप अपने रिलेशन में भी तो ये चीज ऐड कर सकते हो, लेकिन हमें वहां पे नहीं ये चीज करनी होती। और ये हर रिलेशन में ऐसा होता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ये बहुत कॉमन है। नेग्लेक्शन, इग्नोरेंस, साइलेंस। अपने इमोशंस की रेगुलेशन करें। कैसे करें? हमारा जो ब्रेन है ना, इसके दो मोड होते हैं। एक होता है थिंकिंग ब्रेन, एक होता है इमोशनल ब्रेन। जो जब हम गुस्से की हालत में होते हैं ना, तो हमारा जो थिंकिंग ब्रेन होता है ना, वो शट डाउन हो जाता है बिल्कुल। तब हमारा इमोशनल ब्रेन जो है वो बोलता है। इस वजह से आपने अक्सर देखा होगा, जब इंसान गुस्से में होता है ना, तो वो कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे समझ ही नहीं आ रही, मैं क्या करूं, मैं कहाँ पे जो है वो सुकून लूं जाके। ऐसे वर्ड्स तब हम यूज करते हैं, बिकॉज हमारा थिंकिंग ब्रेन तो शट डाउन हो जाता है ना, इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। उस टाइम पे करने के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ये होते हैं कि आप पॉज लें, लंबी सांस लें, रिस्पॉन्स को डिले करें, फिर बोलें, ठीक है, फिर इसको रिपीट करें। कामनेस वाली स्टेज में लेकर जाए ना अपने माइंड को। जब वो कामनेस वाली स्टेज में लेकर जाएंगे, तो अल्टीमेटली फिर ही वो आपका जो थिंकिंग ब्रेन है वो एक्टिवेट होगा।
इमोशनल ब्रेन से थिंकिंग ब्रेन की तरफ शिफ्टिंग करनी है आपने। तो उसके लिए ये एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी हर बार। अब आपकी रिश्ते को जो चीज बचा सकती है ना, अपनी जुबान में वो रिपेयरिंग लैंग्वेज हम इसको कह सकते हैं, ये ऐड कर लें। और ये ऐसा गोल्डन टूल है ना कि जिससे आप अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। एक दूसरे से अपोलोजाइज करें, ठीक है। सॉफ्ट वर्ड्स का यूज करें, उसको टच करके महसूस करवाएं। अब आपके अंदर जो उसके लिए एहसास है, मोहब्बत है, उसको एक्सप्लेन करें। रिपेयरिंग मैटर करती है बहुत ज्यादा। और उसके कोई जो है ना तरीकाकार होता है। अब अपोलोजाइज भी हम प्रॉपरली नहीं हमने हमें करने आ रहा होता। हम कहते हैं सॉरी ज्यादा, सॉरी बट यू आर रॉन्ग, गलत। इससे ज्यादा, सॉरी इफ यू फील बैड। ऐसे ही है ना। इससे ज्यादा तो हमें सॉरी करने भी नहीं आता ना, हमें अपोलोजाइज करना सही वैसे सिखाया जाता है। एक्सेप्ट करें जो भी यहाँ पे जिसने गलती की है। आई वॉज रॉन्ग, ये तरीका होता है। आई हर्ट यू, आई विल ट्राई टू चेंज दिस बिहेवियर। ये 3 सेंटेंस आपने उस टाइम पे बोलने हैं जब आपने किसी बंदे को अपोलोजाइज करना है या एक दूसरे को आपने अपोलोजाइज करना है। मैं गलत था या मैं गलत थी, मैंने आपको तकलीफ दी, मैं अपने बिहेवियर को बदलूंगी या बदलूंगा। जो एक्चुअली में अपोलोजाइज होता है ना, अपोलोजाइजेशन में कोई बट नहीं होता, यानी लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसे वैसे, लेकिन नहीं होना चाहिए आपके अपोलोजाइज में। बस ये 3 वर्ड्स याद रखें। अब जो साइलेंस होती है, इसका भी तो ट्रीटमेंट करना है अपने बिहेवियर को ठीक करने के लिए। तो ये कैसे होगा? साइलेंस का ट्रीटमेंट ये होगा कि आपने जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि जहाँ पे यहाँ पे मैं बोलूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 30 मिनट लेने, 1 घंटा लेने, तो वहां पे जब आपने साइलेंस को एक्सेप्ट किया ना, वो है आपकी हेल्दी साइलेंस। यानी आप अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने का टाइम ले रहे हो ना। तो उससे आपका रिलेशनशिप ब्रेक नहीं होंगे, ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। और आपने जिस तरह एक इंसान अपने फ्रेंड से टाइम लेता है ना, वैसे टाइम लिया है। और नेक्स्ट पर्सन को पता है यू विल बैक। लेकिन अनहेल्दी साइलेंस में ये होता है कि हम मैनिपुलेटर बन जाते हैं। हम अगले बंदे को अपने लिए यूज करते हैं और उसको इमोशनली पनिश दे रहे होते हैं, इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहे होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवॉइड करना चाह रहे होते हैं। साइलेंस को कंट्रोल के लिए कभी भी यूज नहीं किया जाता, ठीक है। हमेशा हेल्दी साइलेंस, सेल्फ रेगुलेशन वाली साइलेंस को इख्तियार करना है आपने। कभी भी अनहेल्दी साइलेंस की तरफ मूव ऑन नहीं करना अपने रिलेशंस में, ठीक है। और फिर जो छोटी छोटी चीजों पे आपके आर्गुमेंट्स होते हैं ना, उन्हें बंद करें। जहाँ पे आपकी फीलिंग्स जो हैं वो हर्ट हो रही हैं, उनको वैल्यू दें, ठीक है। और इनविजिबल चीजों को विजिबल करें, पावरलेस चीजों को पावर दें। छोटे छोटे जो आपके आर्गुमेंट्स हैं ना, इनको आप प्यार में शिफ्ट कर दें। जब आपने अक्सर देखा होगा, स्पाउस एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठे होते हैं, तो उनमें से कोई एक इंसान ज्यादा जो है वो फोन यूज कर रहा होता है ना,
वो फोन की वजह से आपसे तो नहीं, वो या आपके करेक्टर की वजह से आपसे नहीं लड़ाई कर रहा, वो टेंशन की वजह से आपसे लड़ाई कर रहा होता है। समझें एक दूसरे को कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसका बिहेवियर क्यों ऐसा है, तो आपके ये छोटे छोटे आर्गुमेंट्स खत्म होने लग जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि वाइफ्स को आदत होती है अपने हस्बैंड का फोन चेक करने की, अब हस्बैंड को भी आदत होती है वाइफ्स का फोन चेक करने की। इट्स अबाउट अटेंशन, इट्स अबाउट डैड कि वो आपके लिए सेंसिटिव है। इट इजंट अबाउट कि वो आपके करेक्टर को कोई गलत कह रही है, या फिर आपका हस्बैंड आपका करेक्टर जो है वो गलत करने लगा है। सेंसिटिविटी जहाँ पे आती है ना, जहाँ पे हमें होता है कि ये मेरा है, मैं इसको नहीं किसी को दे सकती ना, वहां पे ही इस तरह की चीजें होती हैं। जब हमने समझ लिया तो अल्टीमेटली हमारे आर्गुमेंट्स छोटे छोटे ये खत्म होने लग जाएंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि जब भी इस तरह के आर्गुमेंट्स डिवेल्प हों तो एक सेंटेंस याद रखना आपने कि ये एक्चुअलिटी में इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज दिस रियली अबाउट, ये हमेशा याद रखें। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें आपने ना डेली कम्युनिकेशन की जो है प्रैक्टिस वो कैसे करनी है ताकि आपको मज़ीद हेल्पफुल रहे। 10 मिनट के लिए आपने अपनी जो है वो डेली की चेकलिस्ट रेडी करनी है, जिसमें आपके जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, कोई क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए एक दूसरे के लिए। सिर्फ आपने सुकून से एक दूसरे को सुनना है 10 मिनट तक। पहले हस्बैंड सुन ले, फिर वाइफ सुन ले, या जैसे मर्जी कर ले। फिर रिलेशनशिप मीटिंग रखें, डेली रखनी है डेली रखें, वीकली रखनी है वीकली रखें, अपने टाइम पीरियड्स को देखें। ठीक है, कहाँ कहाँ पे इस मीटिंग में पता क्या करना है, ये देखना है कि हम क्या एक दूसरे से चाहते हैं, कहाँ पे हमें एक दूसरे को इम्प्रूव करना है, कहाँ पे हमने एक दूसरे को हर्ट किया, ये एजेंडा होना चाहिए आपकी मीटिंग का। फिर तीसरा क्या आपने ऐड करना है, एप्रिसिएशन प्रैक्टिस। छोटे छोटे कामों पे एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने पूरे घर को संभाला है, आपने आज सारा घर का काम किया है, आप जो है ना वो हमेशा ऐसे करती हैं, मुझे आप पे प्राउड है, या मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे करती। मतलब उसको किसी वे से अप्रिशिएट करें। इसी तरह वाइफ करे अप्रिशिएट अपने हस्बैंड को कि आप हमेशा मेरे लिए अच्छा जो है वो अच्छी चीजें लेकर आते हैं, या वट एवर कोई भी जगह हो सकती है, अप्रिशिएट करें। हर छोटी छोटी चीज पे अप्रिसिएशन स्टार्ट करें, डेली बेसिस पे करें। इसमें तो आपका कोई टाइम नहीं जाएगा ना, अप्रिसिएशन में क्या टाइम इंसान का वेस्ट होता है, बल्कि स्ट्रेंथ मिलती है रिलेशन में। इंसल्टिंग बिहेवियर नहीं होना चाहिए, थ्रेटिंग बिहेवियर नहीं होना चाहिए, डाइवोर्स वाली लैंग्वेज ना यूज करें, थर्ड पार्टी ऐड ना हो आपके कम्युनिकेशन में। जब वर्ड्स अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं ना, शादियां तब टूटती हैं। शादियां तब नहीं टूटती कि जब हम जो है वो उनको तोड़ते हैं, लेकिन जब वर्ड्स हमारे अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हैं ना, ये तब टूटती हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है आपने डेली इसकी 10 to 15 मिनट्स, इंशाल्लाह यू विल गेट वेरी गुड रिस्पॉन्स। और ओवरऑल जो भी आपकी लैंग्वेज पैटर्न है उसमें देखें कि मैंने अपनी टोन क्या रखनी है, वर्ड्स कौन से मैंने जो है वो बोलने हैं, और मैं अपनी कम्युनिकेशन को जो है वो कनेक्शन के तौर पर यूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको परफेक्ट वर्ड की नहीं ज़रूरत होती है, आपको उन वर्ड्स की ज़रूरत होती है जो अगले बंदे के दिल को जाके रिपेयर करें। ठीक है, तो इस वजह से ऐसे वर्ड्स नेक्स्ट टाइम जब बोलना है तो ऐसे वर्ड्स का चुनाव करना है जो अगले बंदे के दिल को जाके रिपेयर करें, ना कि दिल को जाके लगे
और वो टूट जाए। इस वजह से सक्सेसफुल मैरिजिंग मैरिजिंग सिस्टम जो होता है ना, ये परफेक्ट कम्युनिकेशन से नहीं बल्कि ये बनता है रिपेयरिंग से, लिसनिंग से, करेज से, सुनने से, एक दूसरे को प्यार देने से। और वो जो वर्ड्स है ना, वो हीलर बन जाएं जब एक दूसरे के लिए। जब टॉन्ट करेंगे आप, जब एक दूसरे को जो है वो शाउट कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को सुन ही नहीं रहे, तो फिर अल्टीमेटली वहां पे तो रिश्ता टूटना ही है ना। तो इसकी इसी तरह से आपने जो चेकलिस्ट लिस्ट है ना अपनी, 10 मिनट प्रैक्टिस करें। और हर रोज जो एक कम्युनिकेशन हैबिट में आपकी वो चीज जो आपके रिलेशन को टॉक्सिसिटी की तरफ लेकर जा रही है, उसको खत्म करें, एक हैबिट को। और एक रिपेयरिंग फेस जो है वो अपने कम्युनिकेशन के अंदर ऐड करना शुरू कर दें। ठीक है। तो इंशाल्लाह देखिएगा कि आपके रिलेशंस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। अभी मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, तो सुनना चाहता है कोई इंसान, ऐसा नहीं होता कि आप उसको प्यार से कुछ कहें और वो आपको सुनना ही ना चाहे। इसलिए बहुत बड़ा टॉपिक है, जॉइंट फैमिली सिस्टम बेटर है या फिर अलग। स्टोरी टेलिंग है। अच्छा, चलें, ठीक है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर इंशाल्लाह हमारी क्लास है, हम वो ले लें।